नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण का अगला भाग उपसर्ग और प्रत्यय और साथ ही साथ शब्द युग्म। नमस्कार। आज से हम लोग सामान्य हिंदी में पढ़ेंगे उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उपसर्ग क्या होता है। तो उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसमें विशिष्ट अर्थ भर देता है। जैसे हार शब्द के पूर्व आ जोड़ने से आहार बन जाता है, अतः आ शब्द क्या है, एक उपसर्ग है। ठीक है, यानी कि अगर कोई मूल शब्द है, उस मूल शब्द के पहले कोई पद जुड़ता है तो एक विशिष्ट अर्थ वाला शब्द बन जाए, तो इस पहले वाले पद को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपको उपसर्ग को पहचानने के लिए संधि विच्छेद आनी चाहिए और उसमें आपको ये भी पता लगाने आना चाहिए कि इस शब्द में मूल शब्द क्या है, उसके पहले जो पद होगा उसी पहले पद को कहेंगे उपसर्ग। यानी कि उपसर्ग क्या होता है, किसी मूल शब्द के पहले जुड़े हुए पद को उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रत्यय देखते हैं क्या होता है। तो प्रत्यय क्या होता है, तो वह शब्दांश जो मूल शब्दों के अंत में जुड़ करके उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, वे प्रत्यय होते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई शब्द सुंदर है, यानी कि एक सुंदर शब्द के अंत में ता जोड़ने पर सुंदरता शब्द बन जाता है, अतः ता एक प्रत्यय है। ठीक है, यानी कि अगर किसी शब्द के, जैसे अगर कोई मूल शब्द है उसके बाद में कोई उत्तर पद जुड़े तो उस उत्तर पद को क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय में समझने के लिए आपको संधि विच्छेद आनी चाहिए और आपको ये पता लगाने आना चाहिए कि मूल शब्द क्या है। ठीक है, यानी कि मूल शब्द के बाद में जो शब्द होगा उसे कहेंगे प्रत्यय और मूल शब्द के जो पहले होगा उसे कहेंगे उपसर्ग। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने भी ऊपर देखा। तो कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि कभी कभी एक ही मूल शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। ठीक है, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है कि जब किसी मूल शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों लगे हों, लेकिन कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। जैसे स्वतंत्रता शब्द में अगर देखा जाए तो यहाँ पर मूल शब्द है तंत्र। ठीक है, लेकिन इससे पहले स्व का प्रयोग हुआ, यानी कि स्व उपसर्ग है और ता इसमें प्रत्यय है। ठीक है, तो स्वतंत्रता शब्द में स्व उपसर्ग है और ता प्रत्यय है और मूल शब्द है तंत्र। ठीक है, तो स्वतंत्रता शब्द एक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कभी कभी दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग होता है। जैसे समझदारी शब्द में यहाँ पर मूल शब्द है समझ, लेकिन इसमें दो प्रत्यय, एक दार और एक ई। ठीक है, तो समझ में दार और ई जुड़ करके बन गए समझदारी। ठीक है, तो इस तरह से कभी कभी मूल शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों जुड़े होते हैं, कभी कभी उसमें दो प्रत्यय एक साथ जुड़े गए होते हैं। ठीक है, लेकिन अधिकतर ऐसा होता है कि एक ही उपसर्ग होगा या फिर एक ही प्रत्यय होगा। तो चलिए इस पर कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। तो उपसर्ग रहित का मतलब क्या होता है कि जिसमें उपसर्ग ना हो। तो अगर जिसमें उपसर्ग नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, प्रत्यय होगा। ठीक है, तो उपसर्ग नहीं होगा यानी कि यहाँ पर देखेंगे मूल शब्द के पहले कोई पद जोड़ा गया है कि नहीं जोड़ा गया है। तो जैसे इसमें पहले में क्या है, सुयोग। सुयोग में क्या है, मूल शब्द है योग, यानी कि योग से पहले, इस योग शब्द से पहले सु जोड़ा गया, यानी कि सु यहाँ पर उपसर्ग है। ठीक है, विदेश बी में है, बी ऑप्शन है विदेश, यानी कि यहाँ पर मूल शब्द है विदेश, तो देश के पहले वी जोड़ा गया है, यानी कि यहाँ पर वी उपसर्ग है। सी ऑप्शन में यहाँ अत्यधिक है, अत्यधिक में क्या है, अति उपसर्ग है। ठीक है, तो देखिए ए बी सी में तीनों में उपसर्ग हैं और यहाँ पर सुरेश में क्या आता है, सुर, सुर धन ईश, यानी कि सुर मूल शब्द पहले है, उसके बाद ईश यानी कि यहाँ पर प्रत्यय लगा है। ठीक है, तो ए बी और सी ये तीनों ऐसे शब्द हैं जिसमें उपसर्ग का प्रयोग है। डी एक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रत्यय नहीं, यानी उपसर्ग का प्रयोग नहीं, यानी कि प्रत्यय का प्रयोग है। तो हमारा आंसर होगा डी, यानी कि डी एक ऐसा शब्द है जो उपसर्ग रहित शब्द है, यानी कि जिसमें उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप अगर पूछे जाए तो आप बता सकते हैं। ठीक है,
जैसे इसमें दूसरे प्रश्न में दिया है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग मतलब जो मूल शब्द के पहले कौन सा शब्द लगाया गया, ठीक है। तो उपकार में अगर देखेंगे तो यहाँ पर मूल शब्द क्या है, कार्य, ठीक है। उपकार मतलब किसी पर किसी के लिए कोई काम करना या किसी की भलाई करना, ठीक है। तो यहाँ मूल शब्द है कार और उसके पहले उप शब्द लगा है, तो यहाँ पर उप क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। तो यानी कि उपकार में उप प्रत्यय लगा, नहीं उपसर्ग लगा है, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा ए। अगर बाकी के ऑप्शन चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लाभदायक में मूल शब्द है लाभ, यानी कि इसमें अगर मूल शब्द लाभ है तो इसके बाद वाला शब्द दायक, यहाँ पर क्या होगा, ये प्रत्यय होगा, ठीक है। पढ़ाई में मूल शब्द है पढ़ना, तो पढ़ना के बाद जो भी जुड़ा होगा वो प्रत्यय होगा, ठीक है। अपनापन में मूल शब्द है अपना और उसके बाद जो है वो प्रत्यय है। तो यहाँ पर देखिए लाभदायक में, पढ़ाई में और अपनापन में प्रत्यय का प्रयोग है, लेकिन उपकार में उपसर्ग का प्रयोग है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है, और बाकी सब में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर प्रत्यय बताना है, ठीक है। प्रत्यय मतलब जो बाद में शब्द जुड़ा होता है। तो यहाँ पर देखिए विकल में वि उपसर्ग होगा, ठीक है। अलक में आ उपसर्ग होगा, पुलक में पु उपसर्ग है, लेकिन धनिक में यहाँ पर मूल शब्द धन है और इक यहाँ पर प्रत्यय है, ठीक है। यानी कि धनिक शब्द एक ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्यय इक का प्रयोग किया गया है, क्योंकि मूल शब्द धन है और यहाँ पर इक प्रत्यय है, ठीक है। तो किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, धनिक में, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा डी। तो इस तरह से आप देखिए अगर संधि विच्छेद करके आप मूल शब्द को पहचान सकते हैं तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों बता सकते हैं, ठीक है। तो संधि विच्छेद यानी कि संधि वाला चैप्टर अच्छे से पढ़िए, उसके बाद संधि विच्छेद करिए, फिर देखिए कि मूल शब्द के पहले कोई शब्द जोड़ा गया यानी कि उपसर्ग है और मूल शब्द के बाद क्या जोड़ा गया यानी कि प्रत्यय कहाँ पर है, ठीक है। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, यानी कि प्रत्यय वाला शब्द बताना, ठीक है। तो देखिए सागर, तो सागर एक शब्द है, ठीक है, रूढ़ शब्द है। नगर, अगर मगर और जादूगर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जादू मूल शब्द है, जादू से जादूगर बना है, ठीक है। तो जादूगर के बाद यहाँ पर प्रत्यय लगा है, यानी कि ये क्या होगा, डी ऑप्शन होगा हमारा आंसर होगा, क्योंकि जादूगर में यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ है, यानी कि मूल शब्द जादू है उसमें प्रत्यय लगा करके जादूगर बनाया गया है, ठीक है। तो आंसर होगा डी। पांचवा क्वेश्चन यानी कि इसमें लास्ट प्रश्न, इससे पूछा है कि उपसर्ग युक्त शब्द है, यानी कि इसमें ऐसा ऑप्शन बताना जिसमें उपसर्ग हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला है आहार विहार। तो अगर यहाँ से ध्यान से देखें तो यह मूल शब्द हार है, ठीक है। इसके पहले यहाँ पर वी लगाया गया है और आ लगाया, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आ उपसर्ग है और यहाँ वी उपसर्ग है। तो हमारा आंसर होगा ए, यानी कि ए आहार और विहार दोनों उपसर्ग युक्त शब्द है, ठीक है। ऑप्शन चेक करना चाहें तो यहाँ पर देखिए चढ़ावा, चढ़ाई, ये इसमें कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। भुलावा और छलावा यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग हुआ, क्योंकि यहाँ पर भूलना मुख्य शब्द है, ठीक है। यहाँ पर छलना मुख्य शब्द है, तो इसके बाद में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ये डूबता चढ़ता, इसमें आ प्रत्यय लास्ट में लगा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डूबना और चढ़ना मूल शब्द है, तो बाद में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो उपसर्ग युक्त शब्द कौन है, तो उपसर्ग युक्त शब्द है आहार और विहार, क्योंकि इसमें आ उपसर्ग है और इसमें वी उपसर्ग है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अधिकतर लोग उपसर्ग और प्रत्यय पढ़कर छोड़ देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि अगर ये बताना किस शब्द में उपसर्ग होगा, किस शब्द में प्रत्यय होगा, तो उसे कैसे बताएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको संधि विच्छेद आनी चाहिए, और संधि विच्छेद करने के बाद आपको ये भी आनी चाहिए कि मूल शब्द के पहले कोई शब्द जुड़ा है तो क्या होगा, उपसर्ग होगा, लेकिन अगर मूल शब्द के बाद में कोई शब्द जुड़ा है तो क्या होगा, प्रत्यय होगा, ठीक है। तो ये रहा उपसर्ग और प्रत्यय का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद हम लोग अगली क्लास से उपसर्ग के प्रकार पढ़ेंगे, कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं और उसके कई सारे उदाहरण पढ़ेंगे, और उसके बाद प्रत्यय के प्रकार पढ़ेंगे कि कितने तरह के प्रत्यय होते हैं और उसके
प्रकार पढ़ेंगे और उसके उदाहरण देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण भाग देखने जा रहे हैं। वह है शब्द युग्म। कोई भी भाषा लिखते वक्त शब्द युग्म का प्रयोग करना जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं शब्द युग्म। पहले हम शब्द युग्म की परिभाषा देखेंगे, बाद में उसके उदाहरण। ठीक है, तो शब्द युग्म की परिभाषा है जब दो शब्दों को जोड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वे शब्द युग्म कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला उदाहरण दिया है, घर घर शिक्षा का प्रचार होना चाहिए। तो यहाँ पर घर घर इन दो शब्दों को जोड़ के रूप में प्रयोग किया है, इसलिए क्या है, शब्द युग्म। दूसरा है, शादी में खाना पीना देर तक चलता रहा। तो यहाँ पर भी खाना पीना, यहाँ पर दो शब्दों को जोड़ के रूप में प्रयोग किया है। तीसरा वाक्य देखते हैं, शिक्षा से ही ऊंच नीच का भेद मिटेगा। ऊंच नीच, यहाँ पर भी क्या है, दो शब्दों को जोड़ के रूप में प्रयोग किया है, इसलिए क्या है, शब्द युग्म। तो जब दो शब्दों को जोड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वे शब्द युग्म कहलाते हैं। शब्द युग्म को अनेक वर्गों में बांटा जा सकता है। यहाँ पर हमने 4 वर्ग लिए हैं, पर्याय युग्म, विलोम युग्म, पुनरुक्त युग्म और सार्थक निरर्थक युग्म। चलिए तो पहला वर्ग देखते हैं, पर्याय युग्म। पर्याय युग्म की परिभाषा है जहाँ दोनों शब्दों का अर्थ एक सा होता है। जैसे कि यहाँ पर शादी ब्याह, मतलब शादी और ब्याह एक ही अर्थ निकलता है। हंसी खुशी दूसरा है, तो हंसी खुशी का भी एक ही अर्थ निकल रहा है। पूजा पाठ, सीधा साधा, घूमना फिरना, यहाँ इन शब्दों में भी क्या है, इन दो शब्दों में एक ही अर्थ निकलता है। तो ये क्या है, पर्याय युग्म। जहाँ दोनों शब्दों का अर्थ एक सा होता है उसे क्या कहते हैं, पर्याय युग्म। दूसरा है विलोम युग्म। विलोम युग्म की परिभाषा है जब दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधी होते हैं, मतलब अपोजिट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विलोम शब्द। जैसे कि आना, आना के अपोजिट क्या है, जाना। दूसरा है अच्छा, अच्छा के अपोजिट क्या है, बुरा। तीसरा है हार, हार के अपोजिट क्या है, जीत। और चौथा है इधर का उधर, और जीवन का अपोजिट है मरण। तो जब दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधी होते हैं तो वे क्या कहलाते हैं, विलोम युग्म कहलाते हैं। तीसरा है पुनरुक्त युग्म। जब एक ही शब्द दो बार लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है, घर घर, मतलब घर का प्रयोग हमने 2 बार किया है, घर घर। बच्चा बच्चा, यहाँ पर भी हमने बच्चा 2 बार लिखा है। गांव गांव, जल्दी जल्दी, पल पल, यहाँ पर क्या किया हमने, एक ही शब्द 2 बार लिखा है, इसलिए क्या है, पुनरुक्त युग्म है। चौथा है सार्थक निरर्थक युग्म। तो इसकी परिभाषा है, ऐसे युग्मों में पहला पद सार्थक होता है और दूसरे शब्द का अर्थ नहीं निकलता, मतलब कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे कि यहाँ पर लिखा है जात पात, तो जात का तो अर्थ निकलता है लेकिन पात का कोई अर्थ नहीं निकलता। पानी वानी, यहाँ पर भी पहला पद जो है वह सार्थक है लेकिन दूसरा जो है उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। लूट पाट, तो लूट का तो लूट, ये क्या है, पहला पद जो है उसका सार्थक अर्थ निकलता है लेकिन पाट जो दूसरा शब्द है उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। पूछताछ, यहाँ पर भी पहला जो शब्द है, मतलब पहला जो पद है वह सार्थक है और दूसरा जो है उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। कागज वागज, यहाँ पर भी वैसे ही पहले पद का अर्थ निकलता है लेकिन दूसरे पद का कोई भी अर्थ नहीं निकलता, उसे क्या कहते हैं, सार्थक निरर्थक युग्म। मतलब ऐसे युग्मों में पहला पद सार्थक होता है और दूसरा शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। अभी हम स्वाध्याय देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के शब्द युग्म बनाओ। पहला जो है
छोटी और डैश। तो छोटी छोटी मतलब यहाँ पर हम पुनरुक्त शब्द युग्म का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि छोटी छोटी। दूसरा है डैश बिरंगे, मतलब यहाँ पर रंग बिरंगे हम लिख सकते हैं। मतलब रंग क्या है, रंग और बिरंग क्या है, विलोम युग्म है। पशु, ये पशु पक्षी पक्षी भी लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, पर्याय युग्म का हम प्रयोग कर सकते हैं। चौथा है डैश बाहर, तो हम यहाँ पर अंदर बाहर लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर विलोम युग्म का प्रयोग कर सकते हैं। पांचवा है डैश बात, मतलब बात बात भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर पुनरुक्त युग्म का प्रयोग किया जा सकता है। या इसके उत्तर है निम्नलिखित शब्दों के युग्म, शब्द युग्म बनाओ। छोटी छोटी, रंग बिरंगे, पशु पक्षी, अंदर बाहर, बात बात। So that's all for this part. Thank you for watching this video. If you like the video, please hit the like button. Do share the video so that others can learn, and also subscribe my channel to get regular update about the course. धन्यवाद।